हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम थोड़ी भारतीय राजनीति की बात करेंगे। भारतीय राजनीति की बात करते समय सबसे प्रमुख मुद्दा अभी हाल फिलहाल में ये है कि संडे मतलब रविवार के दिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा जेपी नड्डा साहब, उन्होंने एक नए उपराष्ट्रपति पद की घोषणा की। अब नए उपराष्ट्रपति पद की घोषणा क्यों की है, नए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा क्यों की, इसका सबसे बड़ा रीजन है, आपको मालूम होगा कि जो पिछले जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण। और ये सबसे बड़ी वजह थी कि वहाँ का जो पद है उपराष्ट्रपति का वो खाली हो गया, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति, और अगर कभी राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो राष्ट्रपति की जगह पर वो उसकी निर्णय लेने की क्षमता या उनकी जगह राष्ट्रपति की जगह उसका कार्यभार प्रमुख हो जाता है। जो भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम है वो उपराष्ट्रपति ही देखता है। तो अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो ये पद खाली नहीं रहना चाहिए, और उसी क्रम में 9 सितंबर को उसकी वोटिंग होनी है। अब वोटिंग होनी है तो जाहिर सी बात है आपको उम्मीदवार तय करना पड़ेगा। उम्मीदवार उन्होंने अभी सीपी राधाकृष्णन जी को बनाया है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक संयुक्त संगठन है। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव में उतरती है, लोकसभा में हो और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी उसी हिसाब से जैसा भी उनका गणित बैठता है वहां से उतरती है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें कि वो उनके राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है क्या वो आसानी से जीत जाएंगे, तो मेरा कहना है यस। उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि टोटल 786 सदस्यों की सभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर है, और उसमें जिसमें 542 तो हमारे आ जाते हैं लोकसभा के सदस्य और बचे हुए सदस्य राज्यसभा से आ जाते हैं। तो उसमें 786 में से हमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। अब 2/3 बहुमत की अगर बात करें तो 394 के समथिंग होता है। तो 394 के अगर बहुमत हो जाता है तो सीधी सी बात है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो भी उम्मीदवार है वो उपराष्ट्रपति पद पर स्थापित हो जाएगा या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएगा। ये सारे सदस्य मिलकर करते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो यहाँ तो बनना तय है। दूसरी, अगर राजनीतिक हिसाब से अगर गणितों को देखा जाए तो ये तमिलनाडु से आते हैं। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उससे पहले झारखंड के भी गवर्नर रहे। लेकिन अगर इनके राजनीतिक करियर की देखा जाए तो 1998 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। बाद में एक बायपोल हुआ तमिलनाडु के अंदर, वो भी 1999 में जीता। लेकिन बाद के जो चुनाव हैं उसमें आपको मालूम होगा साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कितना वर्चस्व है या कितना उनका प्रभाव है, तो उस कारण से ये हार गए। लेकिन 2019 का भी चुनाव हारे उसके बाद से, लेकिन ये कहीं ना कहीं गवर्नर के तौर पर रहे। अगर इनकी बात करें तो ये बहुत ही यूथ अपने जवानी के दिनों से या जब युवावस्था थे तभी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तमिलनाडु के अंदर। तो ये एक पूरा का पूरा इनका राजनीतिक घटनाक्रम समीकरण है इनका, और ये वर्तमान में बनने वाले हैं, ये तो तय है। एक और चीज यहाँ पर यह है कि जो राष्ट्रपति धनखड़ साहब थे उनके रेजिग्नेशन को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार उन्होंने क्यों रेजिग्नेशन दिया। तो वो जब चीज जो ऑफिशियल होती है हम ऑफिशियल को ही सही मानते हैं, और इस प्रकार की यहाँ वहाँ की गपशप ना तो इतिहास में दर्ज होती हैं और ना हमें सही मानना चाहिए। तो हम भी अभी उनको यही मान के चल रहे हैं कि राष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का ये एक प्रकार से चाल चलकर, एक प्रकार से इनको पद के दावेदार बनाकर सीपी राधाकृष्णन साहब को ये बहुत बड़ा काम किया है कि मतलब जो अभी 2026 में तमिलनाडु के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका एडवांटेज लेगी, इस चीज को भुना के कि भाई हमने तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनाया। वास्तविकता में उसका कितना फायदा होगा ये आगे आने वाले चुनाव में बताएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से अपने कदम चलना हर एक पार्टी का वो है, और इसी क्रम में उन्होंने ये किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।